Hello and welcome to this session on Constitution and Polity, and the topic today shall be right to equality. एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा आज का, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग. ठीक है जी, तो आई एम गोइंग टू शो यू सम नोट्स आल्सो. उससे पहले मैं कुछ एनोटेशन से आपको समझाऊंगा कि चीज क्या है राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14. सो हियर बाय आई शो यू माय स्क्रीन. ये मेरी स्क्रीन आपके सामने है. In this way I would like to draw and tell you each and everything about right to equality. I would like to start in this way. Give me 1 minute. So this is it. Let's start. समझिए. चलो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं. फंडामेंटल राइट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी. मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि जब भी मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाऊं तो आपको भारत के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेक्ट अपने पास रखना चाहिए. इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इजी और इफेक्टिव हो जाएगी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट. देखिए जो वर्ड क्या है, पहला वर्ड आ रहा है द स्टेट शैल नॉट. मैं 14 को पढ़ रहा हूं आपके लिए. द वर्ड्स आर द स्टेट. द स्टेट शैल नॉट. अब ये देखो, पहले तो स्टेट यानी कि राइट टू इक्वालिटी इज अ राइट अगेंस्ट स्टेट. ये अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स अवेलेबल नहीं है. ये वाला फंडामेंटल राइट एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि अगेंस्ट स्टेट अवेलेबल है, यानी अगेंस्ट गवर्नमेंट अवेलेबल है. क्लियर? आगे शैल. जहां भी शैल वर्ड आ जाता है, देखिए लॉ में शैल और मे दो ऐसे वर्ड्स हैं जो इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं. मे में डिस्क्रिशन है, शैल में कंपल्शन है. कंपल्शन यानी कि कंपल्सरी हो गई ये वाली बात सरकार के लिए. ठीक है. शैल नॉट डिनाई. अब वर्ड आ गया नॉट डिनाई. ये भी तो कह सकते थे द स्टेट शैल प्रोवाइड फॉर या स्टेट शैल एंश्योर इक्वालिटी. स्टेट शैल एंश्योर इक्वालिटी बोलने की बजाय क्या बोला? शैल नॉट डिनाई. तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. तो बात तो पॉजिटिव हो रही है मगर नेगेटिव वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं. तो ये एक नेगेटिव फंडामेंटल राइट बन गया, यानी नेगेटिवली वर्डेड फंडामेंटल राइट है. मैं आपको बताना चाहूंगा मेजॉरिटी फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एंड नॉट अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स. सिर्फ 4 फंडामेंटल राइट्स 15 क्लॉज 2, 17, 23 और 24. 15 क्लॉज 2 क्या कहता है? एंट्री इन पब्लिक प्लेसेस में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रीजन, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए. 17 कहता है नो अनटचेबिलिटी. 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक चाइल्ड लेबर को लेकर है. ठीक है, ठीक है. और दूसरा जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह है उससे रिलेटेड है. क्लियर? तो ये 4 जो है ये अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी है. बाकी सब फंडामेंटल राइट्स ओनली अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट. केवल स्टेट के ही खिलाफ अवेलेबल है. क्लियर? और आगे चलते हैं. तो जैसे बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं वैसे ये भी नेगेटिवली वर्डेड फंडामेंटल राइट है. नॉट डिनाई वर्ड यूज कर रहे हैं. और आगे चलते हैं हम. द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन. अब यहां वर्ड आ रहा है टू एनी पर्सन.
एनी पर्सन वर्ड यूज हुआ। यहाँ पर वर्ड इंडिविजुअल भी यूज हो सकता था, लेकिन वर्ड यूज किया पर्सन। इसका मतलब ये है कि जो कॉरपोरेट बॉडीज हैं, जो कॉरपोरेट बॉडीज हैं वो भी पर्सन होती हैं। यानी यहाँ पर वर्ड का मतलब निकल रहा है लीगल पर्सन एंड नॉट बायोलॉजिकल पर्सन। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल पर्सन ही नहीं, हर तरह का पर्सन है, हर तरह का पर्सन इसके बीच में आ जाता है, चाहे वो लीगल पर्सन हो। मेरा पॉइंट समझ में आया? यानी कि कंपनीज जो है, क्या कोई कंपनी भी आर्टिकल 14 का सहारा ले सकती है? आंसर इज यस, क्योंकि एक कंपनी, एक कॉर्पोरेट बॉडी एक लीगल पर्सन होती है। इज माय पॉइंट क्लियर? और आगे चलते हैं, फिर अगले वर्ड्स हैं, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। अगला वर्ड आ गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये देखिए वर्ड्स क्या है, इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और फिर वर्ड आ रहा है और दी इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विदिन ऑफ द लॉज। अभी इतनी बात करते हैं, ऑफ द लॉज वैसे आगे लिखा हुआ है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब समझो, यहां पर दो बातें आई, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, पहला वर्ड आ रहा है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दूसरा आ रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। कल फर्स्ट क्लास में मैंने इसको हल्का हल्का बता भी दिया था। कम ऑन, जवाब दे मुझे। सबसे पहले जसलीन गिल जवाब देगी। जसलीन गिल, आप बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। डिफरेंस बताओ मुझे। पहला, Sir, equality before the law means that everyone is equal in the eyes of law, and there is no discrimination on the basis of religion, race, and caste, and sex. And the equality uh, of protection of law means that everyone will be given the protection of law without any discrimination. अच्छा, ये तो सेम बात कर दी आपने ऑलमोस्ट। आपका जवाब पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्लियर? एनीबडी एल्स? वंशिका, वंशिका। Yes, sir. Sir, equality before the law means that everyone, as she said, that everyone is equal before the eyes of law. That means if a rich person or a poor person approaches to the court, both would be treated equally before the law. Both would be given same punishment. Okay. Yes, sir. No special treatment to any of the person regarding the caste, creed, sex, race, place of birth, etc. And second, sir, that is the equal protection of the laws. That states that every individual would get equal protection of the law. Suppose the laws get violated or they are not being given, so he or she can approach to the judiciary, and it means that everyone's right would be protected by the law. गलत, ये गलत कर गया। अब बस मुझे आप सारे यही बताओ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या है? पहले परवाज जवाब देगा। परवाज, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज? परवाज, हरमन, सिमरन, कम ऑन, प्रीतिंदर, नहीं,
कोई बताएगा मुझे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का क्या मतलब है? परवाज, जसलीन, मैं बताता हूं। चलो पहले मैं समझाना चाहूंगा आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है नो स्पेशल प्रिविलेजेस, नो स्पेशल ट्रीटमेंट टू VIPs, टू स्पेशल पीपल लाइक रिच, लाइक ब्यूरोक्रेट्स, लाइक पॉलिटिशियंस। ठीक है, एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ का मतलब है नो स्पेशल ट्रीटमेंट्स। सेकंड बात ये है, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? ठीक है, ये स्पेशल लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने से मना कर रहा है, नो वर्ड बोल रहा है स्टेट को, डोंट गिव स्पेशल प्रिविलेजेस टू स्पेशल पीपल। तीसरी बात ये यूके का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट भारत में लेकर आता है क्या? रूल ऑफ लॉ। क्लियर? अब मैं इन तीनों के काउंटर पार्ट करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, काउंटर पार्ट देखो, मैं उससे पहले एक और लाइन आपको समझाऊंगा, ये मेरी लाइन ध्यान से सुनो। आर्टिकल 14 ये कहता है all those who are equal shall be treated equally, and unequals, मैं फिर से लिखता हूं इसको, and unequals should be treated unequal। जो बराबर हैं उन्हें बराबर समझा जाए। ये लाइन एसेंस ऑफ आर्टिकल 14 है। इस लाइन के इस तरफ, अब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाला जो सर्कल है, इसके इस तरफ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इस लाइन के इस तरफ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब मैं हिंदी में बोलता हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। शब्द हैं कुछ इस प्रकार, जो समान है उन्हें समान समझा जाए और जो असमान है उन्हें असमान समझा जाए, क्योंकि अगर असमान को समान समझा गया तो ये भी असमानता होगी। समान को समान ट्रीट करें, असमान को असमान ट्रीट करें, क्योंकि जो असमान है अगर उन्हें समान ट्रीटमेंट दी गई तो ये असमानता होगी। समझ में आया? जो समान है, everybody who are in same situations, everybody those who are equal, they should be treated equally। रिच है, पुअर है, गोरा है, काला है, पंजाबी है, मद्रासी है, लॉ की नजरों में सभी बराबर है। पर जो बराबर पहले से नहीं है, जैसे कि एग्जाम होने जा रहा है कोई भी, जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज निकली है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज निकली है कि जो भी +2 पास है वो पेपर दे सकता है। क्लियर? तो उसमें उन्होंने रिजर्वेशन दे रखी है। ओके, ऐसे ही पंजाब सिविल सर्विसेज, हरियाणा सिविल सर्विसेज, जुडिशियल एग्जाम्स, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, यूपीएससी में भी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है उसमें भी आईएएस की जो परीक्षा होती है, एससी का एक कोटा होता है। ठीक है, एससी कोटा होता है, शेड्यूल्ड ट्राइबल का एक कोटा होता है। क्यों होता है ये कोटा? क्योंकि ये असमान माने जाते हैं। बैकवर्ड क्लास को ज्यादातर जगह पर कोटा मिलता है। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी के लोगों को भी कोटा मिलता है, फिजिकली हैंडीकैप को भी कोटा मिलता है, कश्मीरी माइग्रेंट्स को कोटा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये असमान है, इनको अगर समान समझा गया तो ये असमानता होगी।
अब एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, उसको हर रोज सुबह 2 घंटे और हर रोज शाम को 2 घंटे दौड़ना पड़ता है ग्राउंड में, और पढ़ता भी है वो बच्चा, उसका बेंट ऑफ माइंड स्पोर्ट्स की तरफ है। समझ में आया? अब अगर उसको कंपटीशन आप जैसे स्टूडेंट्स के साथ करना पड़े, जिनको और कोई काम नहीं है, बस एक काम है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से उनको अलग से एक रिजर्व्ड कैटेगरी मानते हुए एक स्पोर्ट्स कोटा देना जरूरी है। कश्मीरी माइग्रेंट्स को वहां से उठाकर फेंक दिया गया, उन्हें मजबूर कर दिया गया कश्मीर छोड़ के भारत के किसी और जगह पे रीसेटल होने के लिए। तो फाइनेंशियली उन्हें बहुत सहना पड़ा, उनके काम धंधे खत्म हो गए, इससे बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। अगर उनको भी बराबर कंपटीशन फेस करना पड़ेगा तो ये भी असमानता होगी। इसलिए आर्टिकल 14 कहता है उनको इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनको कोटा मिलना चाहिए, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 14 का जो सेकंड हिस्सा है, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, ये कुछ और नहीं, ये रिजर्वेशन की बात कर रहा है, कोटा की बात, रिजर्वेशन की बात कर रहा है। क्लियर? ओके। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ वाली बात है, इसका आइडिया हमें यूके से आया था, जबकि इसका आइडिया हमें यूएसए से आया था। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों? ये सरकार को कुछ करने के लिए, यस टू डू समथिंग बोल रही है कि ये करो, कोटा दो। क्लियर? और ये कहता है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो कहता है नो स्पेशल प्रिविलेजेस टू स्पेशल पीपल। ये कहता है स्पेशल प्रिविलेज देने हैं, ये कहते हैं स्पेशल प्रिविलेजेस आपको देने चाहिए टू जो वो लोग हैं जो अनप्रिविलेज्ड हैं, टू अनप्रिविलेज्ड, या फिर डाउन ट्रॉडन जो है, जो डाउन ट्रॉडन है, या फिर वो जो बैकवर्ड है, उनको ऊपर उठाना है तो आपको अपग्रेड करने के लिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल प्रिविलेजेस देने होंगे। तो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यूएस का कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जो सरकार कुछ करने को कह रहा है। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। किसी बच्चे का कोई सवाल? सर Sir, sometimes the privilege which are given, sir, sometimes they are misused. Yes. Like, sir, so what to do in that case? सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात, आप वंशिका हो ना? Yes, sir. सुप्रीम कोर्ट मानती है कि वंशिका बिल्कुल सही बात बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को एक आदेश जारी किया कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसके अंदर आप चेंजेस लेके आओ, और जो क्रीमी लेयर है, जो क्रीमी लेयर का मतलब वो है वो लोग जो कि रिजर्वेशन का बेनिफिट एक बार लेकर बन गए आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, या जो रिच बन गए, जो एडवोकेट्स बन गए और उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, जो राजनीति में यानी पॉलिटिक्स में जाकर नेता बन गए, मिनिस्टर बन गए, अब उनके बच्चों को तो हरगिज भी कोटा नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए भारत सरकार को आदेश दिया, किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप एक लॉ बनाओ, आप एक पॉलिसी बनाओ जिसके द्वारा क्रीमी लेयर को आउट कर दो रिजर्वेशन के बेनिफिट से। लेकिन भारत सरकार इस मामले में राजनीति, पॉलिटिकल कारणों की वजह से विवश है, ठीक है, बाउंड है, वो कुछ नहीं कर सकती। जिस सरकार ने ये पंगा लिया एससी एसटी के रिच लोगों से, अगर रिजर्वेशन विथड्रॉ कर लिया,
वो सरकार कभी भी इलेक्शंस में जीत नहीं पाएगी, ठीक है, उनको कभी वोट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए खुद की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इन कारणों से 2006 के उस ऑर्डर को अभी तक गवर्नमेंट ने फुलफिल नहीं किया है। मगर मैं ये भी बताना चाहूंगा, देयर इज स्टिल अ रे ऑफ होप। अभी कुछ समय पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी जिसके द्वारा जनरल कैटेगरी, जी हाँ, जनरल कैटेगरी के भी जो पुअर लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसको भी कोटा यानी रिजर्वेशन दी गई। और इसी बात की वजह से हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ, ठीक है, और उन्होंने भी डिमांड की अगर उनको दे रहे हो रिजर्वेशन तो हमें भी दो। उसी तरह से गुजरात में जो है वो भी पाटिल समाज के जो लोग हैं उन्होंने भी रिजर्वेशन की डिमांड की। तो ये चला आ रहा है, इसका अंत इसी प्रकार से होना चाहिए कि नो रिजर्वेशन टू एनीबडी, मगर ये आसान नहीं है। अभी तक तो बस ये लग रहा है जैसे ये एक सपना हो। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। सुप्रीम कोर्ट जानती है गलत हो रहा है, पर हम लोग विवश हैं, ठीक है। जब मैं आपको भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मैं आपको इसे कारण बताऊंगा कि रिजर्वेशन का जन्म कहां से हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। ये कहानी जो शुरू हो गई थी वो 1909 से हो गई थी, ठीक है, और फिर 1935 का एक्ट आया, उससे पहले 1932 का पूना पैक्ट आया। पूना पैक्ट जो आया, डिप्रेस्ड क्लासेस लीग और B.R. अम्बेडकर की कहानी सुनाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस विवशता, किन मजबूरियों की वजह से भारत को रिजर्वेशन की पॉलिसी बनानी पड़ी। ओके, चलूं मैं आगे? यस सर। और आगे चलते हैं। देखिए, हम राजनीति से बच नहीं सकते, पॉलिटिक्स इज अ नेसेसरी इविल, तो ये तो रहेगा, हमें इसके साथ ही चलना पड़ेगा। और आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू आर्टिकल 14 इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम ब्रिंगिंग दिस टॉपिक। आई वुड लाइक टू draw your attention to these things. मैंने ना आर्टिकल 12 और 13 के नोट्स आपको भी पढ़ाए नहीं है, लेकिन अब मैंने आर्टिकल 14 स्टार्ट कर दिया, पहले मैं ये करा दूं फिर वो करा दूंगा, ठीक है जी? ओके, ये आ गया राइट टू इक्वालिटी आप लोगों के सामने, समझिए। आर्टिकल 14 क्या कहता है? सॉरी, ओके। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि जो स्टेट है shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws within the territory of India। ये एग्जैक्ट वर्ड्स है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके मतलब क्या क्या निकलते हैं, ठीक है, कि ये जो प्रोविजन है ये अधिकार दे रहा है हर पर्सन को, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो नॉन सिटीजन है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज टू एलियंस, एलियंस को भी अवेलेबल है, क्लियर। 15, 16, 19, 29, 30 नॉट अवेलेबल टू एलियंस इन इंडिया, ठीक है जी। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब पर्सन वर्ड यूज हुआ है, इंडिविजुअल वर्ड यूज नहीं हुआ, यानी कंपनीज को भी आर्टिकल 14 अवेलेबल है, कॉर्पोरेशंस को, रजिस्टर्ड सोसाइटीज को, या फिर हर तरह के लीगल पर्सन को, क्लियर। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब आ जाओ तीसरा, कि कहां से आइडिया आया इक्वालिटी बिफोर लॉ का? आइडिया यूके से आया, ब्रिटिश ओरिजिन, क्लियर। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का आइडिया हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया। तो ये था थर्ड क्वेश्चन, ये है फोर्थ क्वेश्चन। फिर जो पहला कॉन्सेप्ट यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात हो रही है यहाँ, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या कोनोट करता है? इसमें से तीन बातें निकलती है, ए, बी और सी। क्या है ये तीन बातें? पहला, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस
for any person. Second, everybody is equal in the eyes of law. Equal subjection of all persons to ordinary law. चाहे अमीर ने मर्डर किया या गरीब ने, सजा बराबर होगी. Then third point, then no person, whether rich or poor, high or low, official or non-official, is above. लॉ से ऊपर कोई नहीं, सबसे ऊपर लॉ है. ये तीनों चीजें मिलके बनती है भारत में रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? उस इंसान का नाम था A.V. डाइसी. किस कंट्री था से था A.V. डाइसी? यूके. यूके के A.V. डाइसी ने कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ. वो यही चीजें हैं. क्लियर? अब आ जाओ सेकंड कॉन्सेप्ट. और सेकंड कॉन्सेप्ट है कौन सा हमारा? ये वाला, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ये हमारा सेकंड को. अब इसकी बात करेंगे. पहली बात, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है. इसमें भी तीन बातें हैं, 1, 2 और 3. ये तीन बातें क्या है? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. ठीक है जी. बोथ इन द प्रिविलेजेस एंड इन द लायबिलिटीज. ओके, कि जो बराबर है उनको बराबर समझा जाए. और सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, बट दोज हु आर नॉट सिमिलरली सिचुएटेड, ठीक है, उनके साथ सिमिलर ना हो. सी, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. तो फॉर्मर कॉन्सेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जबकि सेकंड कॉन्सेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है. लेकिन दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ठीक है, दे इस्टेब्लिश इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस. समझ में आया? और आगे चलते हैं हम. अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड दैट वेयर. अगर समान असमान दोनों को अगर बराबर समझोगे तो इसका मतलब आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं हो रहा. मैंने क्या बोला? कि अगर असमान को भी समान समझा गया तो वो असमानता होगी. क्लियर? आगे आर्टिकल 14 फॉरबिड करता है क्लास लेजिस्लेशन. इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन. समझो, क्लास लेजिस्लेशन क्या है? एक क्लास के लिए अलग से फेवर का लॉ बना देना. मगर एक क्लास के अंदर रीजनेबल तरीके से अगर क्लासिफिकेशन की जाए, ठीक है, कि जो कमजोर है उनके लिए अलग लॉज. जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट है. इनकम टैक्स एक्ट में उन्होंने लॉ बना दिया था कि 2.5 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं. उसके बाद वाले जो 1 लाख है उसके ऊपर से 10% लगेगा, उसके ऊपर 20%. यानी रिच को मोर टैक्स और पुअर के लिए नो टैक्स. यानी जो 20,000 रुपए महीना कमा रहा है उसको तो टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है. समझ में आया? सो बट द क्लासिफिकेशन, तो आपको क्लासिफिकेशन करनी होगी और इट शुड बी अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन. और ये जो क्लासिफिकेशन है ये आर्बिट्ररी, आर्टिफिशियल और इवेसिव नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये इंटेलिजिबल डिफरेंशियल पर बेस्ड होनी चाहिए, सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन पर बेस्ड होनी चाहिए. ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने. इसे कहते हैं, बस इतना याद कर लो, रीजनेबल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए. ओके. फिर A.V. डाइसी जिसने रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, ये एक ब्रिटिश जूरिस्ट था A.V. डाइसी. ही प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ. ठीक है जी. और उसने कहा रूल ऑफ लॉ का ही एक एलिमेंट होता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ. ओके. तो इसके रूल ऑफ लॉ 3 चीजों से मिलकर बनता है. 3 एलिमेंट्स हैं इसके. पहला, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, कि ऐसा नहीं है किसी को कितनी पनिशमेंट दे दी सबको लॉ के हिसाब से पनिश किया जाएगा. दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स. रिच हो पुअर हो, एवरीबॉडी सब्जेक्ट टू द सेम लॉज. क्लियर? और आगे चलते हैं हम. प्राइमेसी ऑफ राइट्स, लोगों के अधिकारों को प्राइम माना जाए. ठीक है जी. कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके. फिर
पहला और सेकंड एलिमेंट जो है वो इंडियन सिचुएशन पर अप्लाई होता है, मगर थर्ड नहीं होता। क्लियर? जो इंडियन सिस्टम है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स है, ना कि राइट्स से कॉन्स्टिट्यूशन पैदा हो रहा है। क्लियर? और आगे चलते हैं। रूल ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का भी हिस्सा है। रूल ऑफ लॉ इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसलिए इसको हरगिज भी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये एक बात किसने कही थी? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंदा भारती 1973 केस। क्लियर? फिर आर्टिकल 14 अंधाधुंध अप्लाई नहीं होता, इसी कुछ एक्सेप्शंस है। क्या क्या एक्सेप्शंस है आर्टिकल 14 की? ओके, बिकॉज आर्टिकल 14 इज नॉट एब्सोल्यूट, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, एंड देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर। कुछ एक्सेप्शंस संविधान में दी हुई है, कुछ संविधान से बाहर एक्सेप्शंस दी गई है। पहले हम बात करेंगे संविधान के अंदर क्या एक्सेप्शंस दे रखी है आर्टिकल 14 की। पहला आर्टिकल 361 कि गवर्नर ऑफ द स्टेट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ इम्यूनिटीज मिली हुई है, जैसे कि वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है कुछ ऐसा करने के लिए जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज के अंतर्गत किया है। समझ में आया? और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कभी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं हो सकती या कंटिन्यू नहीं हो सकती किसी प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ, ठीक है, जब तक उनका टर्म खत्म ना हो जाए। क्लियर? और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, कभी भी अरेस्ट वारंट्स इशू नहीं हो सकते प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ, उनका अरेस्ट पॉसिबल नहीं है, दे कैन नॉट बी अरेस्टेड। ओके, देन कभी कोई सिविल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ 2 महीने का नोटिस दिए बिना, जी हाँ, 2 month नोटिस हैव टू बी गिवन बिफोर स्टार्टिंग अ सिविल केस अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर। ये सब बातें आर्टिकल 361 में लिखी है। ओके, देन अब आता है 361A। ये कहता है सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेचर के मेंबर्स जो है उनको भी प्रोटेक्शन मिली हुई है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट, ठीक है, फॉर publication in a newspaper or radio television of a substantially true report। अगर वो कुछ सच बोल रही है पार्लियामेंट में ये हुआ और वो छप गया, ठीक है, तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं होगा। फिर कभी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लायबल नहीं ठहराया जा सकता किसी भी कोर्ट में, ठीक है, फॉर उसने जो वोट किया उसके लिए। ओके, या फिर कुछ भी उसने कहा है पार्लियामेंट में, क्योंकि उनको क्या मिला है? उनको मिला है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से बड़ा है ये, ठीक है। कोई वोट उन्होंने ऐसी दी है या कुछ कहा है पार्लियामेंट, उसके लिए उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट अगली चीज आती है 194, जो क्या कहता है स्टेट लेजिस्लेचर वाले बंदे को यही चीजें मिलती हैं, ठीक है। वो भी shall be no MLA should be liable for any proceedings in any court for anything said or voted in state legislature। MLA के खिलाफ, MLC के खिलाफ भी कुछ नहीं होगा। फिर आता है आर्टिकल 31C। वो क्या कहता है कि 39B और 39C को इफेक्ट में लाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए 2 ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कहते हैं रिच और पुअर के बीच का गैप कम से कम होना चाहिए। 39B 39C क्या कहता है? ये कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स नहीं होना चाहिए एंड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शुड बी, ठीक है जी। और
इन दो डीपीएसपीज को इफेक्ट में लाने के लिए अगर कोई लॉ बना है जो कि वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 14 को, उसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है जी, जहां आर्टिकल 31C आ जाता है, आर्टिकल 14 चला जाता है। फिर जो फॉरेन सॉवरेन्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, दूसरे देशों के राजदूत जो भारत में आए हुए हैं, उनको भी दोनों प्रकार की इम्यूनिटी मिल जाती है, सिविल भी क्रिमिनल, यानी उन पर केस नहीं हो सकता कोई, चाहे उन्होंने कोई क्राइम भी कर दिया है तब भी नहीं हो सकता कोई केस। देन यूएनओ और उसकी जो एजेंसीज हैं, ठीक है, उनमें काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, वो क्राइम भी करते हैं तब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। क्लियर? हम सिर्फ उनको पकड़ के उनके देश वापस भेज सकते हैं, उनको पनिश यहां नहीं कर सकते हम। ये था आर्टिकल 14 और इसके साथ ही आर्टिकल 14 यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो गया। क्लियर? इसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम करें तो इसमें जजमेंट्स हमें बहुत अच्छे से स्टडी करनी चाहिए और एक ही क्वेश्चन बनता है और वो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है, समझ में आया? क्लास लेजिस्लेशन हो सकती है, ठीक है, तो ये वो किस ग्राउंड पर कैसे हो सकती है, ये मेन सा क्वेश्चन बनता है, जिसके ऊपर मैं आप अलग से एक सेशन कराऊंगा, 15-20 जजमेंट्स है, गहराई में कराऊंगा। क्लियर? आई होप आपको आर्टिकल 14 अच्छा लगा। कल हम करेंगे आर्टिकल 12 और 13 को नोट्स में से गहराई में, जो पहले भी एक सेशन में मैं ब्रीफ में समझा चुका हूं। इसकी जो हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे वो हम कल के सेशन में करेंगे। आज का सेशन यही खत्म होता है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर। क्या मैं इस सेशन को एंड कर दूं? यस सर। सेशन एंड। ओके बाय। नेक्स्ट सेशन इंग्लिश ग्रामर का होगा 7:15।